दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हमारे सुपर टैलेंटेड बच्चे सुपर 50 बच्चे मौजूद हैं एक बार फिर से डिस्कस करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक मैथ पेडागोजी है और कल से बेस्ड ऑन डिमांड हम सभी लोग हिंदी पेडागोजी शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो इसमें मैं ही अकेला टीचर नहीं हूँ। स्क्रीन पे जितने सारे लोग दिख रहे हैं सब लोग आपस में हम लोग एज अ टीचर एज अ इंटर्न हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सब लोग मतलब अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने तरफ से बताएंगे जब भी जिसको भी मौका लगेगा और डिस्कस करेंगे और चीजों को ग्रैब करेंगे। 30 मिनट का ये सेशन 3 घंटे के बराबर होना चाहिए इस इफेक्ट के साथ। तो सभी लोगों का स्वागत है, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट, जो भी हमारे भावी शिक्षक हमारी कक्षा में आज मौजूद हैं। और चलिए देखते हैं क्वेश्चंस और क्वेश्चन को उड़ाते हैं। तो मैथ पेडागोजी का कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। सभी लोग यहाँ पर स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे सभी बच्चों को। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं, शेयर करेंगे स्क्रीन और बढ़ चढ़ कर सब लोगों को हिस्सा लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ गया है बच्चों, देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन किसके अनुसार बहुत से गणित को जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणित को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो बहुत गणित जानना, बहुत अलग अलग चीज, अधिक अधिक चीज जानना ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि गणित को हल कैसे किया जाता है। ये बात किसने बोली? ज्यादातर लोग, जो भी लोग जब भी वीडियो देख रहे हैं आंसर करेंगे और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग करेक्ट आंसर कर भी रहे हैं। तो बिल्कुल ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? डेविड व्हीलर के द्वारा। डेविड व्हीलर के द्वारा ही ये कथन दिया गया है। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एवरीबॉडी। डेविड व्हीलर के द्वारा ही ये कथन दिया गया है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें लॉजिक लगाने की बात नहीं है। लेकिन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता नहीं है? ठीक है, अच्छी पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता कौन सा नहीं है? ओके, तो पाठ्य पुस्तक में जो प्रयुक्त कागज है उसकी गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। अब मान लीजिए हमारा ही बुक है तो उसकी ये तो गुणवत्ता होनी ही चाहिए कि उसका जो क्या कहते हैं पेपर है वो पेपर अच्छा हो, वो गुण तो होना ही चाहिए निश्चित रूप से। और पुस्तक का बंधन मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए, बिल्कुल ये भी गुणवत्ता होनी चाहिए। मुद्रण बोल्ड और आसानी से पढ़नी होनी चाहिए, मतलब जो प्रिंट किया हुआ है ना उस पे वो आसानी से पढ़ने योग्य होना चाहिए। तो ये बात से भी हम लोग भी एग्री करते हैं। लेकिन कीमत अधिक होनी चाहिए, ये बात से एग्री नहीं करते हैं। क्यों? कौन बताना चाहेंगे कि क्यों नहीं होनी चाहिए? एवरीबॉडी क्विकली बताइए, क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पर कौन बोलना चाहेंगे? निधि ने बोला कि वो बोलना चाहती हैं। तो निधि आप मुझे बताइए कि अच्छी गुणवत्ता क्या होती है और ये क्यों नहीं उसके अंदर होना चाहिए? प्रणाम सर। जी प्रणाम। ये इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, सॉरी सी 3 होगा। हाँ। पुस्तक की कीमत अधिक नहीं होनी चाहिए क्यों? क्योंकि इससे हर हर बच्चे की अपनी-अपनी बैकग्राउंड होती है। कोई अच्छे से कोई खरीदने में सक्षम होते हैं, कोई खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इस तरह उनके पास जो है अच्छी किताबों का जो ज्ञान है उन तक नहीं पहुँच पाता है। हुँ, जिस वजह से कीमत उतनी नहीं ऐसी रहनी चाहिए जो कि जो अधिक अच्छे स्टेटस वाले लोग हैं वो भी ले सकते हैं, जो जिनकी स्थिति ठीक नहीं है वो भी ले सकते हैं। ओके, ओके। देखिए पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैं इसमें एक और कारण जोड़ना चाहूँगा कि जीवन का जो कौशल होता है ना, लाइफ का जो जीने का तरीका होता है, वो भी एक सिखाना इसका मकसद होता है। हमेशा हमें जीवन एक उचित बजट में चलाना चाहिए। अगर हम बच्चों को महँगी-महँगी चीज़ों की आदत लगा देंगे, तो बच्चे का जो रहन-सहन है, वो वैसा हो जाएगा। इसलिए कभी भी विद्यालय में को-करिकुलर एक्टिविटी में, किसी भी मटेरियल्स में ये नहीं बोला जाता है कि आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें बच्चे को दें। आप देखिएगा कि आजकल प्राइवेट स्कूल्स आकर्षण के लिए एसी क्लासरूम, तो ये तो गद्दा तो वो हर चीज व्यवस्था करते हैं। लेकिन वो ठीक है, समय के अनुसार आजकल लोग थोड़ा सा एक्सक्लूसिव होते जा रहे हैं। लेकिन उचित यही है कि एक बच्चे को हम हर माहौल में जीना सिखाएं, हर छोटी छोटी चीजों में सही तरीके से चलना सिखाएं। अधिक खर्च करना कभी भी खुशी की बात नहीं होती है, अच्छी बात नहीं होती है।
तो ये भी एक बच्चे को हाँ तालमेल बनाकर चलना सिखाएं, ये एक मेजर चीज होता है जो हम बच्चे को ये भी सिखाना चाहते हैं। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणितीय प्रयोगशाला की जो गतिविधि है उसका उपयोग कक्षा 4 में गणित शिक्षक द्वारा किसके लिए किया जा सकता है, बताइए। सो मैथमेटिक्स लैब एक्टिविटीज कैन बी यूज्ड इन क्लास 4 बाय अ मैथमेटिक्स टीचर फॉर व्हाट, किस चीज के लिए किया जा सकता है, बताइए सब लोग। क्या इसका उपयोग केवल योगात्मक मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है, केवल रचनात्मक के लिए, या योगात्मक और रचनात्मक दोनों मूल्यांकन के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्विकली कौन योगात्मक और रचनात्मक दोनों को समझाना चाहेंगे? तो प्रयोगशाला बेसिकली योगात्मक रचनात्मक दोनों के लिए किया जा सकता है। तो जो भी समझाना चाहेंगे फटाफट रेज हैंड कर मतलब बताएंगे। संगीता, चलिए संगीता बताइए। तो यहाँ पर हम सब लोगों ने मिलकर सी आंसर लगाया, क्यों? सर रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो कक्षा के दौरान होता है। और इसमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसका सुधार कर सकते हैं तुरंत। जैसे आप क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर हमारा गलत होता है आप बता दे कि ये गलत है, इसका ये आंसर होगा, तो उसमें सुधार हो गया, उसमें आगे ये गलती ना के बराबर होगी। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो अंत में होता है, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती। जैसे सीटेट है 90 मार्क्स आपके हिसाब से केवल रचनात्मक होना चाहिए आप बोल रहे हैं? सर दोनों होना चाहिए, योगात्मक भी और रचनात्मक भी। क्योंकि योगात्मक में हम जो रचनात्मक में किए उसी के बेस पे तो आगे भी करेंगे कि बच्चे उस वहां पर अच्छा किए थे, यहाँ पर भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो रचनात्मक होता है वो उसी दौरान। ओके, थैंक यू। देखिए मैं चाहूंगा कि जब भी आप लोग एक्सप्लेन करें या सोचें या क्वेश्चन को पढ़ें तो हमेशा प्रश्न के हिसाब से उत्तर को सोचें। तो आपने अपने एक्सप्लेनेशन में प्रयोगशाला वर्ड का यूज कहीं नहीं किया, मतलब शुरुआत में किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम सोचे ना, ये तरीका आपको सही आंसर खोजने में बहुत मदद करेगा। प्रयोगशाला कहाँ पे जरूरी होता है? प्रयोगशाला रचनात्मक में इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वहां पर हम बच्चे को नई नई चीजें प्रयोग करके बता सकते हैं और उससे बच्चा और नया आविष्कार भी कर सकता है। और योगात्मक में इसलिए जरूरी है क्योंकि फाइनल एक्सपर्टीज अगर हम बच्चे का देखना चाहते हैं तो उसमें इंपैक्टफुल तरीके से देख सकते हैं। तो प्रयोगशाला के इर्द गिर्द हमको अपने उत्तर को सोचना है, क्योंकि अभी आप बोल रहे हैं एग्जाम में बोलने का नहीं, वो अपने मन में आप बोलेंगे। तो आपको इसी तरीके से बोलना है, अपने मन में इसी तरीके से बोलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बड़ी चीज है। कक्षा 3 में गणित पढ़ाने के लिए कौन सा विधि उपयुक्त नहीं है? ठीक है, आगमन विधि, व्याख्या विधि, किंडरगार्टन विधि या उपरोक्त सभी विधि, कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो आगमन विधि तो बच्चे को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, ये तो अच्छा है ही एग्जाम्पल से। किंडरगार्टन विधि भी है, व्याख्या विधि नहीं है। कौन बोलना चाहेंगे इस तीनों मेथड को समझाना चाहेंगे? क्विकली बताइए जल्दी से, इस तीनों मेथड को कौन समझाना चाहेंगे? अभिषेक, तो बताइए अभिषेक। हेलो जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, ये आगमन विधि को में सबसे पहले क्या होता है कि हम सबसे पहले उदाहरण देते हैं, तब जा करके उसके बारे में बताते हैं कि क्या टॉपिक है उस ये होता है। और सर उसके बाद है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में सर ये बेसिकली टीचर के लिए होता है, जिसमें टीचर आकर के एक्सप्लेन करते हैं। ये बच्चे से इंटरेक्शन कम होता है इसमें, ठीक है, तो इसमें एक्सपोजर जो है बच्चों को कम मिलता है। करेक्ट। और ये क्या कहते हैं किंडरगार्टन विधि में सर खेल विधि के द्वारा हम सिखाते हैं। जो छोटे बच्चे जो होते हैं प्राइमरी स्कूल, ये प्ले स्कूल जो होता है वो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। अच्छा, किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दिया हुआ सर? कमेंट में कोई बता सकते हैं? एनीबॉडी? कोई भी मदद कोई भी कर सकते हैं भाई। फ्रॉवेल के द्वारा मिलके पढ़ रहे हैं, फ्रॉवेल के द्वारा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल बढ़िया बोला, यहाँ पर ये तीनों ही विधि के बारे में बताया। तो देखिए आगमन विधि में कैसे भी हम एग्जांपल्स बताते हैं, तो छोटे बच्चे को तो वैसे ही एग्जांपल से ही समझाना जरूरी है कि ये देखो ये है, ये देखो ये है। और किंडरगार्टन विधि छोटे बच्चे को कैसे खेल खेल से सिखाना, उसका मतलब ही है खेल से सिखाना, जो फ्रॉबेल ने बताया।
व्याख्या विधि बेसिकली किसी चीजों के कंसेप्ट को बताना है। तो छोटे बच्चे को हम ऐसे लॉजिकल कंसेप्ट नहीं बता सकते हैं, उनको हमें खेल खेल में बताना पड़ेगा। 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, तो ये ऐसे काउंटिंग हम लोग उसको बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका कि व्याख्या विधि कभी भी छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं हो सकती है ना, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक पूर्णांक का एक युग्म लिखें जिसका योगफल एक धनात्मक सम है। अब जो अनुभवी बच्चे होंगे आप लोग इस चीज को देखिएगा, ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ये एक्चुअल में कंटेंट का क्वेश्चन नहीं है, पेडागोजी का क्वेश्चन है। ये किस प्रकार का प्रश्न है? धनात्मक पूर्णांक का एक युग्म लिखें जिसका योगफल एक धनात्मक सम है। इसका आंसर है ए, लेकिन मैं जानना चाहूंगा क्यों। एकदम क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देंगे, मुझे मुक्त अंत प्रश्न का डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे आपको बताना है कि इसका आंसर ए क्यों हुआ। कौन बताएगा? नेहा। जिनको भी बताना होता है कमेंट में यस लिख देंगे, वो मैं डिनोट कर लूंगा कि वो बताना चाहते हैं। जी बताइए नेहा। हाँ जी सर, मुक्त अंत वाले जो प्रश्न होते हैं सर, इसमें बच्चा अपने अनुसार चीजों को सोच सकता है, कर सकता है। जैसे सर सभी बच्चों का सोचने का जो तरीका है वो अलग अलग है। उसमें मैं पूछ रहा बच्चा हूँ कि कोई बच्चा धनात्मक पूर्ण का एक युग्म लिखें, ये कैसे मुक्त अंत हुआ, इस पर बताइए। जी सर, जैसे कोई एक बच्चा है वो 2+2 करेगा, कोई बच्चा ठीक है है। जो 4+6 करके एग्जाम्पल लिखेगा। सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से संख्याओं को लिखेगा और फिर उसको समझाएगा। ऐसा ओके। जरूरी नहीं, उसके आंसर भी सर अलग अलग ही आएंगे सभी हाँ, के, गुड इसीलिए वो ओपन एंडेड होगा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, यही यही बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही मैं सुनना चाह रहा था बेसिकली। तो मुक्त अंत वाले डेफिनेशन सब लोग जानते हैं कि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। बेसिकली धनात्मक पूर्णांक का एक युग्म जिसका योगफल धनात्मक सम हो, ऐसे बहुत सारे जोड़े हो सकते हैं। तो मैं कुछ और लिखूंगा, आप कुछ और लिखेंगे, कोई कोई कुछ और लिखेगा, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, इसलिए हम इसको इसके अंदर मेनली रखते हैं। यही चीज हम जानना चाह रहे थे। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आधारित शिक्षा का उद्देश्य है? गुड क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। गतिविधि आधारित शिक्षा का उद्देश्य बताइए सब लोग। एक्टिविटी बेस्ड, तो छात्रों को पढ़ाई का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो निश्चित रूप से गतिविधि आधारित होगा, है ना। एक्टिविटी, मजा आ रहा है पढ़ने में, और छात्रों को जानकारी याद रखने में मदद करना, किसी चीज को रिमेम्बर करने में भी मदद करना, ये भी एक्टिविटी का पार्ट है। और विद्यार्थी को जानकारी सिखाने और बनाए रखने में मदद करना, ये भी एक्टिविटी का बेसिकली पार्ट है। यहाँ पर ऑल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन गतिविधि आधारित शिक्षण पर 2-4 लाइन मैं आप में से किसी से सुनना चाहता हूँ, कौन बताएगा जल्दी से? देखिए समय 30 मिनट ही रहता है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो अच्छे से होगा। फटाफट कमेंट में लिखिए यस, जो भी बताना चाहते हैं तुरंत लिखिए। तो मैं कोशिश करूंगा हमेशा कि सबको मौका देने का। बताइए श्रेया, जी गतिविधि क्या होता है और इसमें क्यों हम बोल रहे हैं? जी सर, गतिविधि में बच्चे किसी कार्य को करते, किसी गति को करते हैं। जैसे कि अगर हम खेल के थ्रू कर पढ़े तो उसमें खेल मतलब खेलने की गति कर रहे हैं। अगर बच्चे को टीचर कहते कि आप आके आगे एक्सप्लेन करो, तो वो एक्सप्लेन करने की गतिविधि कर रहे हैं। अगर बच्चों को अबेकस से आप पढ़ाइए या पढ़िए, तो वो अबेकस के थ्रू गति कर रहे हैं। तो मतलब कोई क्रिया करके वो पढ़ रहे हैं, जी इसलिए इसको जी, गतिविधि आधारित विधि कहते हैं सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी बोल दिया कि सर का ज्यादा टाइम ना जाए। थैंक यू। ऐसा भी नहीं बोलना, बढ़िया से आराम से है, हड़बड़ाना नहीं है। बस मैं ये बोलता हूँ लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करने से। एनीवे, बहुत बढ़िया। गतिविधि जब हम करते हैं तो क्या होता है? अभी गतिविधि हो रही है, एक बच्चे लिख रही है कि जूम मीटिंग इज अ बेस्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या होता है? आनंद आता है, जो हमने ऑप्शन में दिया। तो गतिविधि का ये परिणाम हुआ ना कि पढ़ने में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, और याद भी रह रही है। जैसे अभी आप लोग बोल रहे हैं, जैसे अभी श्रेया बोली, इससे पहले बहुत सारे बच्चे बोले, लोग कमेंट में बोल रहे हैं, या आपका वीडियो ऑन है, आप अटेंशन किए हुए, तो आपको चीजें ज्यादा दिन तक याद रहती है ना। और मान लीजिए कहीं पर आप भीड़ का पार्ट है, बस सुन रहे हैं, चल रही है, तो वो आपके दिमाग में बहुत जल्दी कॉन्शियसनेस से चली जाती है वो चीज। जानकारी को बनाए रखने में भी मदद मिलती है, इसलिए ये सभी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
20 सेकंड में बताएंगे सब लोग। जी मीनाक्षी, बिल्कुल। किसका कथन है गणित बच्चों के दिमाग में तर्क करने की आदत को स्थापित करता है? बताइए सब लोग, किसने बोला है तर्क करने की आदत? एक्सेलेंट, जॉन लॉके ने ये बोला है। लॉके का ये कथन है कि जो तर्क है ना की आदत को स्थापित करता है। मतलब कोई भी काम करते हैं उसमें तर्क लगाते हैं, अभी जाना चाहिए, आधा घंटा बाद जाना चाहिए। मैं परसों की बात बता रहा हूँ, कहीं पर मुझे जाना था रात में पार्टी में, तो अब मुझे पहुंचना था वहां पर क्या कहते हैं 9 PM पहुंचना था, और यहाँ पर रहती है शाम में ट्रैफिक बहुत। तो मैंने सोचा क्या कि यार मैं ना 7 PM भी निकलूंगा ना तो लंबा दूरी है, 1-1.5 घंटा लगता है, तो भी मैं ना 9:30 10 तक ही पहुंचूंगा। तो मैं ना 9 को निकला, क्योंकि तभी तक ऑफिस के ट्रैफिक खत्म हो गई और मैं 9:45 में पहुंच गया। तो ट्रैफिक में भी निकलता तो 2 घंटा लगता, उतना ही टाइम पे पहुंचता, और 9 बजे भी निकला तो रात में तो वो 10 बजे उनके यहाँ पहुंच गया डिनर के टाइम। तो यही कहता है गणित, यही है 2.5 घंटा और 45 मिनट, दोनों बेसिकली वही लॉजिक आपको लगाना है कि इस टाइम पर कैसा करना चाहिए। तो जीवन के हर चीज में आप तर्क लगाते हैं, उसका मैंने बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, लेकिन आप सब लोग लगाते रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? बताइए सब लोग। कल्पना करना, तर्क करना, व्याख्या करना, आकलन करना। नहीं है तो कल्पना, तर्क और आकलन होता है, व्याख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कौन बताएगा? फटाफट कमेंट में यस लिखिए। क्यों नहीं होता है? क्यों सी करेक्ट आंसर है, फटाफट यस लिखिए। मीनाक्षी बताइए, मीनाक्षी। सर हम गणित को व्याख्या तो ही ना कर सकते हैं कि हाँ 2 1 2, ये सब आप बता नहीं सकते ना उसको तर्क के हिसाब से कि हाँ 2 + 2 = 4, ये आप लिख के बता सकते हैं, उसको सॉल्व करके बता सकते हैं। हिंदी को हम व्याख्या कर सकते हैं लेकिन गणित को थोड़ी ना। ओके ओके, चलिए। तो यहां पर आपने बोला, मैं थोड़ा और इस पर लॉजिकली बताना चाहता हूं कि गणित देखिए, कल्पना क्यों करते हैं, तर्क क्यों करते हैं, आकलन क्यों करते हैं? क्योंकि गणित है ही विश्लेषण की चीज। गणित, रीजनिंग, ये सब चीज, जीवन की वो हर चीज जिसमें कि आप थोड़ा एनालिटिकल स्किल लगाते हैं, रीजनिंग स्किल लगाते हैं, ये सब गणित है। अब जो सीटेट ने बोल दिया कि हम अपने हर सब्जेक्ट में एनालिटिकल स्किल पूछेंगे, तो वो भी बेसिकली गणित ही है। ये जो 4 ऑप्शंस में से एक बेटर चूज करते हैं, वो भी माइंड आपका गणित ही है। तो वो सब चीज गणित के अंदर आता है। मैंने आपको बताया था ना, स्कीमा जो माइंड में आता है, उसके अंदर जितना भी चीजें होती है, आपके मानसिक संरचना में जितनी चीजें होती है, संज्ञानात्मक संरचना में, वो सब बेसिकली गणित है। लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना गणित नहीं है ना? उसको रिप्रेजेंट करना, लैंग्वेज जो है वो एक द्वार होता है। बहुत पहले मैंने समझाया था, आपको याद होगा कि एक बॉक्स है, घर में सब काम होता है, दरवाजा है, वो है लैंग्वेज। जिसका जैसा, आप हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं तो वो दरवाजे से आप अच्छा निकलेंगे, इंग्लिश अच्छा बोलते हैं तो वो दरवाजे से अच्छा निकलेंगे। तो वो बस एक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसलिए व्याख्या करना, जानी हुई चीजों के बारे में बस बताना है, उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है। तो इसलिए आपका यहाँ पर सी विल बी द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से देखेंगे फटाफट। कक्षा 4 का छात्र श्याम गणित की परीक्षाओं में बार बार अच्छा नहीं कर पाता है, गणित शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे? यस लिखिए कमेंट में, आपको बताना है ऐसा क्यों करेंगे आप। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं, और इस पर खूब हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है। धनुष बताइए। कारणों का निदान करेंगे, उपचार के लिए कदम उठाएंगे, क्यों? क्योंकि सर जी देखेंगे बच्चे को जिस क्षेत्र में प्रॉब्लम है उसको जानकर उसके बाद उसको उपचार करेंगे, जिससे बच्चे को कठिनाई दूर होगी। क्यों? उसके माता पिता भी कर सकते हैं, हम ही जिम्मेदार हैं। माता पिता भी कर सकते हैं, मेरा ही जिम्मेदारी है। माता पिता नहीं सोच रहे, मैं क्यों इतना सोचूं? बताइए। शिक्षक के रूप में सर जी तो अपना करना पड़ेगा ना। देखिए, हम शिक्षक हैं, अभी हम लोग पेडागोजी पढ़ रहे हैं, हम लोग टीचिंग मेथोडोलॉजी अपना रहे हैं, तो हमारी ही ये जिम्मेदारी है। माता पिता तो प्रारंभिक शिक्षक थे, उन्होंने जो करना था कर दिया। एज ए टीचर इट्स आवर ड्यूटी। जैसे आप लोग को ट्रेंड करना मेरी ड्यूटी है, अगर आप ट्रेंड नहीं होते तो वो मेरा भी फेल्योर है। तो इसलिए इट्स माय ड्यूटी, इट्स आवर ड्यूटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको हमको कैसे भी पालन करना है।
तो इसलिए जी हमेशा सर। कभी भी किसी भी रूप में कोई भी टीचर अगर है, उसका चीजों को इस पर ठेल देना कि भाई जाओ उससे पूछ लो या नहीं कर पाएगा, ये है वो, इस प्रकार की टिप्पणी या इस प्रकार के डिसीजंस लेना टीचर का काम है ही नहीं। टीचर का सिंगल काम है कि कोई भी समस्या है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसमें आपको डांट देना या आपको बता देना नहीं होगा या तुम नहीं कर पाओगे या उससे पूछ लो, वो कर लो, नहीं अब टाइम नहीं है, ये टीचर का काम है ही नहीं। टीचर का काम ही है कि बच्चे के प्रॉब्लम को जानिए, प्रॉब्लम को समझिए और उसका निदान करिए, दैट्स इट। और वही मेन, उसी वजह से आपको इतनी ट्रेनिंग भी मिल रही है कि आप कैसे बच्चे को समझ सकते हैं और उसका निदान कर सकते हैं। एक्सेलेंट। संश्लेषक विधि के बारे में कौन सा कथन सही है? फटाफट रेज हैंड करेंगे, मतलब यस लिखेंगे कमेंट में जो संश्लेषण विश्लेषण विधि को समझाना चाहते हैं। देखिए, संश्लेषण के बारे में कौन सा कथन सही है, उल्टा मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। संश्लेषण के बारे में कौन सा कथन सही है? संश्लेषण क्या होता है? चीजों को इकट्ठा करने की बात होती है ना? चीजों को इकट्ठा करने की बात होती है, अलग अलग चीजों को इकट्ठा करने की बात होती है। इसमें कई लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। देखिए, यहां पर डी आंसर नहीं होगा, यहां पर ए आंसर करेक्ट होगा। तो मेरे से ही समझिए, संश्लेषक विधि, ये जो आपका है ना, अज्ञात से ज्ञात या अमूर्त से मूर्त, ये आपका विश्लेषण विधि का है ना? ध्यान से देखिए, यहां पर परिकल्पना से निष्कर्ष, ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त, ये तीनों संश्लेषण में आता है। आप लोग कई बार डायरेक्टली आगमन निगमन से संश्लेषण विश्लेषण जोड़ देते हैं, ऐसा मत करिए। संश्लेषण का काम है विभिन्न चीजों को इकट्ठा करना। तो परिकल्पना तो निष्कर्ष तो हमको समझ में आता है कि जो हमारी परिकल्पना है उसको हम लोग एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचा दिए। एक साथ जोड़ना होता है इसको, है ना? बहुत सारे गणितीय कार्य करते हैं जिससे कि हम एक समाधान तक पहुंचते हैं। तो बहुत सारी इसी में होता है हम लोग कि अभी समाधान तक पहुंचने का मतलब अज्ञात से ज्ञात नहीं है। इसका मतलब है कि जो चीजें हमें पता है ना, ये सब चीजें हमें पता है और इन चीजों से हम अज्ञात चीजों पर पहुंच रहे हैं। ये जो छोटे छोटे अंश हैं ये हमको पता है, वहां से हम अज्ञात चीजों पर पहुंच रहे हैं, इसलिए हम लोग मूर्त से अमूर्त भी बोलते हैं। संश्लेषण को कभी भी आप लोग डायरेक्ट निगमन से मत जोड़िए, वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। कुछ पॉइंट पे सिमिलरिटीज हो सकती है, लेकिन संश्लेषण का हमेशा ध्यान रखिए एक निष्कर्ष है, और निष्कर्ष जो है वो हम ज्ञात से अज्ञात चीजों पर पहुंचते हैं, मूर्त से अमूर्त चीजों पर पहुंचते हैं। मूर्त तो हमारे पास है ही, ये छोटी छोटी चीज हमारे पास है ही, जो हमारे पास नहीं है वहां तक कंक्लूड करते हैं। आपके पास 4 चीजें हैं, इससे कंक्लूजन निकालते हैं ना, तो कंक्लूजन आपके पास पहले नहीं था, अमूर्त आपके पास पहले नहीं थी, वो आप बाद में पहुंचते हैं, है ना? अमूर्त में आप बाद में पहुंचते हैं, पहले आपके पास मूर्त होती है, जो चीजें पता है वो होती है, तब आप अज्ञात तक पहुंचते हैं, राइट? तो इसलिए हमारा यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए सब लोग? इसलिए मैंने ही इसको समझा दिया। हमेशा ये याद रखिएगा, ये लकीर का फकीर नहीं बनना, ये हमेशा महसूस करना है कि क्या पूछा है, उसमें क्या हो सकता है। नेक्स्ट, गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए सब लोग। यह पता लगाने के लिए कि छात्र ने कितना गणित सीखा है, यह जानने के लिए कि गणित कौन कौन से जो है छात्र जो है गणित में कमजोर हैं, या प्राचार्य एवं माता पिता को रिपोर्ट के लिए छात्र की प्रगति के रिकॉर्ड के लिए। यहीं पर देखिए कि अगर मुझे उपरोक्त सभी नहीं रहता तो क्या लगाते हम, यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं रहता तब हम ए लगाते, क्योंकि सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है कि छात्र ने कितना गणित सीखा है ये जानने के लिए। अब उसी का अगला स्टेप होता है कि उसमें हम बाइफरकेट करेंगे कि कौन कौन बच्चा कमजोर है, उसको भी देखेंगे, फिर उसी में बाइफरकेट करेंगे कि हमको रिपोर्ट भी भेजना है। ये सब भी काम होता है मूल्यांकन के अंदर, ऐसा नहीं है कि हम रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, ये सब भी काम होता है मूल्यांकन के अंदर।
तो उपरोक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर नाउ, है ना। अगर ये नहीं रहता तब हम ए लगाते, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार बहुत सारे गणित जानने की तुलना में गणितीयकरण को जानना अधिक उपयोगी है। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, अभी इसी से जुड़ा हुआ शायद हमने किया भी था, डेविड व्हीलर। गणितीयकरण को जानना जरूरी है, मतलब वही भी देखा था ना, बहुत सारे गणित नहीं जानना है हमको, गणितीयकरण, गणित के अंदर घुसना है, गणित कैसे होते हैं उस बात को समझना है। अब ये देखिए विकलांगता है, गणितीय विकलांगता, संख्या को समझने में गणित से जुड़ा हुआ एक ही विकलांगता होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी में बस एक ही होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया गणितीय विकार या कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ होता है प्रॉब्लम। डिसलेक्सिया पठन विकार है, किसी भी चीज को पढ़ने में 100 को वाज पढ़ दिया। डिसग्राफिया लेखन विकार है, लिखने में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये हो गया। गणित से जुड़ा हुआ सिंगल एक विकार होता है डिसकैलकुलिया, जिसमें कैलकुलेशंस करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, अंक गणित इत्यादि सब में भी प्रॉब्लम होती है। एनसीएफ, ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, बस एक चीज गौर करिएगा, एनसीएफ जब गणित में पूछता है तो उसके ऑप्शंस गणित वाले ही होते हैं, ये गौर किया है। और जब हिंदी में पूछेगा या सीडीपी में पूछेगा तो जनरल क्वेश्चन रहता है। तो स्कूल में गणित की शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है, शारीरिक कौशल, परीक्षा में अच्छा अंक, सरकारी नौकरी या सोच का गणितीयकरण। आप सभी लोग जानते हैं ये चीज कि कभी भी हम सोच का गणितीयकरण करें, इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता है। हमारी जो थिंकिंग है उसमें हम मैथमेटिक्स लगा दे, गणितीयकरण करें, इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सोच का गणितीयकरण दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप गणित में ही सोचते हैं, गणित से ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एनालिटिकल स्किल आपके रग रग में है, यही बात है। बाकी तो ऐसे भी ये तीनों उतना पॉजिटिव आंसर था नहीं। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल शिक्षण में सहायक नहीं है, कंप्यूटर, टेलीविजन, ब्लैक बोर्ड और संगीत वाद्य यंत्र। ऑडियो विजुअल शिक्षण में, अच्छा बहुत लोग क्या करेगा, जल्दबाजी में ये ऑडियो विजुअल शिक्षण देखा, फिर वो लगा देगा डी, वो सोचेगा कि अरे ये म्यूजिक व्यूजिक काहे पढ़ाई में इंपॉर्टेंट होगा, नहीं। लेकिन कंप्यूटर, टेलीविजन और संगीत वाद्य यंत्र, ये तीनों ऑडियो विजुअल चीज हैं, और पढ़ाने के लिए तो आप किसी भी चीज से पढ़ा सकते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड तो बस विजुअल है ना, ब्लैक बोर्ड तो ऑडियो विजुअल है ही नहीं, ब्लैक बोर्ड तो ऑडियो विजुअल है ही नहीं, तो इससे बढ़ के और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। रही बात संगीत वाद्य यंत्र से पढ़ाने की बात, तो निश्चित रूप से आप पढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ा सकते हैं। आप में से बहुत लोग को पता होगा कि मेरे पिताजी की जो स्कूल बनी है, जिसके वजह से वो स्कूल वायरल हुआ, वो स्कूल ट्रेन के शक्ल की बनी। तो वहां पर पूछा गया कि क्यों बनाए, तो सबसे पहली बात तो एक सृजनात्मकता है, आकर्षण है, बच्चे स्कूल आना चाहते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि उस ट्रेन के माध्यम से बहुत कुछ को पढ़ा दिया गया। बच्चे को कलर्स पढ़ाया जा सकता है, ट्रेन के रड से बच्चे को गिनती पढ़ाई जा सकती है, बहुत चीज किया जा सकता है, बच्चे को रूल्स बताए जा सकते हैं, कैसे पकड़ना है, कैसे खड़े होना है, बहुत सारी चीज। तो पढ़ाने का तो हम किसी भी चीज से पढ़ा सकते हैं, है कि नहीं, पढ़ाने का हम किसी भी चीज से पढ़ा सकते हैं, इट्स अप टू अस कि हम कैसे उस चीज को बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट, दैट्स इट। और इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल तरीके से हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स का पेडागोजी के क्वेश्चंस की जो हमारी टारगेट थी वो यहाँ पे तो कंप्लीट होती है। और यहाँ से अब आगे हम लोग चलेंगे हिंदी पेडागोजी पे। मैं चाहूंगा कि कोई अगर इसका फीडबैक देना चाहते हैं क्विकली, क्योंकि समय हमारे पास 2 से 3 मिनट है, तो 10 से 20 सेकंड में, 30 सेकंड में एक बार बताएंगे कि आपको क्या इसमें लगा, मतलब कैसा लगा। कोई अगर बोलना चाहते हो, जो अभी तक जिनको बोलने का मौका ना मिला हो, एनीबडी जो इंटरेस्टेड है बोलना चाहते हो तो आप बोल भी सकते हैं, एनीबडी। जो जिनका वीडियो ऑन है उन्हीं को बस मौका मिलेगा, हाथ ऐसे उठा दीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा। आरुषि बताइए, आरुषि। हेलो जी आरुषि।
यस सर, सर मैं तो 2 दिन से ही जुड़ पाई हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी पहले भी मैनेजमेंट में आपके साथ बोलती थी, बहुत अच्छा लगता था। अभी बहुत ज्यादा समझ में भी आता है, देखती भी हूँ, बहुत सारे बच्चे को भी देखती हूँ, कितने अच्छे कमेंट्स करते हैं, सब बहुत अच्छे से समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आरुषि। और कोई कुछ भी अपना इनपुट देना चाहते हैं जिससे कि मतलब इस क्लास की जो है या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या जो अच्छा चल रहा है ताकि उसको चलाया जा सके? एनीबॉडी जो भी बोलना चाहते हैं ऐसा हाथ ऊपर करेंगे। ऋचा बोलना चाहती हैं, बताइए ऋचा। जी हेलो जी ऋचा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर मतलब आप जो पढ़ाते हैं मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे पेडागोजी में बहुत दिक्कत होती है, मतलब होती थी। पिछली बार भी मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था लेकिन मेरा निकल नहीं पाया था। लेकिन इस बार मतलब आपसे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि मेरा मतलब 100 मार्क्स जरूर आएगा, इससे कम नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, ये बात आपने अपने मुंह से बोल दिया तो जरूर आएगा। ये मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा बात होता है खुद से ये करना, इससे ये जरूर आएगा। ठीक है, हाँ बताइए मनमीत, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। पहले भी हम लोग पेडागोजी पढ़ते थे, मैथ पेडागोजी, बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ते थे जी। दिक्कतें नहीं होती थी क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से पढ़ा है, तो दिक्कतें तो नहीं होती थी। बट एक गणितीय सोच जो होती है ना, वो डेवलप करना बहुत जरूरी है जी। वो इस क्लास से मुझे लग रहा है कि हाँ, इस तरह से क्वेश्चन पे हमें सोचना चाहिए, तर्क इस तरह से करना चाहिए। जी। ये तर्क और भी जगह से हमने पढ़ा है, मैं खुद बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस सर, और भी जगह से पढ़ा, लेकिन वो गणितीय सोच नहीं हो पाती थी। क्वेश्चन के आंसर आ गए, समझ गए, आंसर लगा भी दिए, लेकिन वो सोच जो डेवलप करना है अंदर, वो नहीं होता था। वो जब बोलना चाह रहे हैं ये चीज ना, मैं भी इसमें अपना पॉइंट देना चाहूंगा। मैं ये चीज कल रात में मुझे ये चीज फील हुआ, ऐसे वीडियो में देख रहा था तो मुझे भी लगा। देखिए माहौल का फर्क होता है। मैंने भी बहुत बार गणित पढ़ाया है, लेकिन जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता था तो पहली बात तो मैं बच्चे को देख नहीं रहा हूँ, कमेंट के बेसिस पे एक विजुअल चल रहा है, तो क्वेश्चन आंसर करते थे अपने हिसाब से, बेस्ट कोशिश करते थे। बहुत तय की बात बताई है मनमीत ने। एक नहीं होता है, बताते बताते मैं भी उस जोन में चला जाता हूँ जहां पर कि एक रहता है कि नहीं यही है, यही लॉजिक था, यही मेन बात है, यही जड़ है। 4 में से एक ऑप्शन खोजना तो आज का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन वही जड़ है, वही कारण था। मतलब उस बात को महसूस कर लेना, गणित के उस चीज को एकदम ये कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे इस क्लास में हो रहा है। और लगातार हम लोग बात करते रहेंगे आगे भी, और बहुत सारे सेशंस ऐसे भी रखेंगे जो डाउट क्लियरिंग सेशंस के हो। तो 30 मिनट का जूम का लिमिट है, और कोई बात नहीं है, इसमें हमारे काम भी हो ही जाती है। आप सब लोग एक सेपरेट ग्रुप में है ही। मैं चाहूंगा कि कुछ सेशन में आप जो भी लोग एडमिन है या जो भी कोई ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, 10-15 क्वेश्चन आप लोग कहीं आपस में लीजिए, सब लोग आइए। मैंडेटरी है ये कि वीडियो ऑन रहना चाहिए, इससे मुझे भी इंटरेक्ट करने में मजा आता है। और उन बच्चों के मैं डाउट लूंगा, डिस्कस करूंगा, आपसे भी पूछूंगा, प्रश्नोत्तर विधि, हर विधि को हम लोग यहाँ पे रियल इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग जो पेडागोजी बोलता है उसको हम करके देख रहे हैं, तो हमको और मजा आएगा, और सीखना भी वही है तो सीखने में भी आसानी होगा। थैंक यू वेरी मच। कल से हिंदी पेडागोजी की जबरदस्त शुरुआत, और आपके टीचर ने भी मुझे ये रिक्वेस्ट किया है, तो बढ़िया से आप लोग को पढ़ाया जाएगा गारंटी के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।